सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित है जो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी के जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि अपने थर्ड ग्रेड जो एग्जाम है, मेंस जो एग्जाम है, रीट मेंस है, उसमें अपने 10 प्रश्न आएंगे। तो इस क्लास में अपन 10 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। क्लास लगभग आपके 10 मिनट की रहने वाली है और ये जो 10 अंक है वो अपने रीट मेंस में 20 अंक के रहने वाले हैं। कितने अंक है? 20 अंक के रहने वाला है। तो इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो हर रोज आपको ये क्लास है सुबह 6:05 पर अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो क्लास को देखना ना भूलें। और साथ ही साथ ये जो क्लास है वो लेवल 1 है और लेवल 2 दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम खराब किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न है अपना, निम्न में से मनोसामाजिक अभिप्रेरण का उदाहरण नहीं है। मतलब है अभिप्रेरणा के विभिन्न प्रकार है, उनमें से अभिप्रेरण या अभिप्रेरक है ना। अभिप्रेरण का मतलब क्या? अभिप्रेरक। तो मनोसामाजिक अभिप्रेरक का उदाहरण है वो कौन सा नहीं है उसको बताना है अपने को। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है संबंधन अभिप्रेरक, ऑप्शन बी है शक्ति अभिप्रेरक, ऑप्शन सी है काम अभिप्रेरक और ऑप्शन डी में है उपलब्धि अभिप्रेरक। ठीक है, इनमें से अपने को वो उदाहरण ढूंढना है जो मनो सामाजिक अभिप्रेरण का उदाहरण है वो नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी काम अभिप्रेरक। देखो, काम अभिप्रेरक क्या होता है? एक प्रकार का जैविक अभिप्रेरक है। किस प्रकार का अभिप्रेरक है? एक प्रकार का जैविक अभिप्रेरक होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, बाकी के जो तीनों प्रकार के जो अभिप्रेरक है, संबंधन अभिप्रेरक है, ठीक है, इसके अलावा शक्ति अभिप्रेरक है और उपलब्धि अभिप्रेरक है। तो ये तीनों के तीनों जो है वो आपके मनोसामाजिक अभिप्रेरक है। कौन से? मनोसामाजिक अभिप्रेरकों के उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है अपने, निम्न में से मैकडूगल द्वारा वर्णित मूल प्रवृत्ति है। देखो, विलियम मैकडूगल की अगर अपन बात करें तो इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। कितनी? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई और इनसे जुड़े संवेग है वो भी कितने बताए थे? 14 संवेग है वो उन्होंने बताए थे। ठीक है, 14 मूल प्रवृत्तियां और इनसे जुड़े हुए 14 संवेग बताए थे। तो अपने को बताना है कि मैकडूगल द्वारा जो वर्णित जो मूल प्रवृत्तियां 14, तो इन 14 में से कौन सी मूल प्रवृत्ति है वो है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जिज्ञासा, ऑप्शन बी है गौरव, ऑप्शन सी है प्लायन और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखो, विलियम मैकडूगल की जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं उन 14 मूल प्रवृत्तियों में आपके जिज्ञासा भी एक मूल प्रवृत्ति है और गौरव को अपन क्या बोलते हैं? गौरव को अपन बोलते हैं आत्म प्रदर्शन। क्या बोलते हैं इसको? आत्म प्रदर्शन भी अपन इसको कह सकते हैं, या इसका एक अन्य नाम है श्रेष्ठता की प्रवृत्ति। क्या नाम है? श्रेष्ठता की प्रवृत्ति। ठीक है, तो श्रेष्ठता की प्रवृत्ति कहो आप इसको, या आप इसको क्या कह सकते हो? गौरव कह सकते हो, या इसको आत्म प्रदर्शन कह सकते हो। तो ये सारे के सारे जो नाम है वो इसी के हैं और इसके अलावा है आपके प्लायन। ठीक है, तो इन सब मूल प्रवृत्तियों से जो है वो अपने संवेग भी जुड़े होते हैं। जैसे जो जिज्ञासा है, तो जिज्ञासा से आश्रय जो संवेग है वो जुड़ा रहता है। कौन सा संवेग है? आश्रय संवेग है वो जुड़ा रहता है। और गौरव या जो आत्म प्रदर्शन है उससे आत्म अभिमान का संवेग जुड़ा रहता है। और प्लायन से बे संवेग। कौन सा जुड़ा रहता है? प्लायन से बे संवेग। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, आइजेंग ने व्यक्तित्व को 2 व्यापक आयामों के रूप में प्रस्तावित किया है। आइजेंग द्वारा प्रस्तावित आयामों का आधार है। मतलब देखो, आइजेंग ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा था? 2 व्यापक आयामों में बांटा था। तो उनमें से जो इनका जो है वो आयामों का जो आधार है वो क्या है? मतलब वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जैविक, ऑप्शन बी आनुवंशिक, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी में है मनोवैज्ञानिक। तो देखो, आइजेंग ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा था। आगे बात समझ में? तो वो था आपके जैविक और आनुवंशिक आधार पर। किस आधार पर? जैविक और आनुवंशिक आधार पर। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला चौथा प्रश्न है अपने,
आलपोर्ट के विशेषक सिद्धांत के अंतर्गत विशेषकों का निम्न में से किस वर्ग में वर्गीकरण नहीं हुआ है? देखो, आलपोर्ट ने एक विशेषक सिद्धांत दिया था, ट्रेड थ्योरी। क्या दी थी? ट्रेड थ्योरी दी थी। और उन्होंने कुछ ट्रेड बताए थे, है ना। 3 प्रकार के उन्होंने विशेषक बताए थे। तो उनमें से कौन सा एक उनके वर्गीकरण में शामिल नहीं है, वो अपने को बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रमुख विशेषक, ऑप्शन बी है केंद्र विशेषक, ऑप्शन सी है गौण विशेषक और ऑप्शन डी है उपयोगी विशेषक। तो देखो, आइजेंग ने जो विशेषक बताए थे वो बताए थे अपने 3। कितने बताए थे? 3 बताए थे, ठीक है। इनमें से पहला था आपके, पहला जो विशेषक था वो था अपने प्रमुख विशेषक। क्या था? प्रमुख विशेषक, प्रमुख विशेषक, ठीक है। कौन सा था? प्रमुख विशेषक था, ठीक है। और इसको अपन कहते हैं कार्डियल प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं? इसको अपन कार्डियल प्रवृत्ति भी कहते हैं। आगे बात समझ में। और इसके अलावा दूसरा जो विशेषक था वो था केंद्रण। कौन सा था? केंद्रण, ठीक है। केंद्रण विशेषक, केंद्रण विशेषक। और इसको अपन बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं इसको अपन? इसको अपन बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति। आगे बात समझ में। और तीसरा जो था वो था अपने इसका गौण प्रवृत्ति। क्या था? गौण प्रवृत्ति। क्या था? गौण प्रवृत्ति। अब देखो, इनमें से कौन सा नहीं था? तो देखो, प्रमुख विशेषक हो गया, ठीक है, केंद्र विशेषक हो गया और गौण विशेषक हो गया, ये उपयोगी विशेषक। इस प्रकार का कोई विशेषक नहीं होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है, क्रियान्वयन के तरीकों के आधार पर निम्न में से एक बुद्धि परीक्षण का प्रकार है। देखो, किसके आधार पर? क्रियान्वयन के तरीके के आधार पर, है ना। कौन सा एक बुद्धि परीक्षण है? तो इसमें क्या करना है, अपने को कूट बताना है। तो पहले परीक्षण कौन कौन से दे रखे हैं उनको अपन देख लेते हैं। एक दे रखा आपके व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। क्या दे रखा है? व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। एक दे रखा सामूहिक बुद्धि परीक्षण, एक दे रखा वाचिक बुद्धि परीक्षण और एक दे रखा अवाचिक बुद्धि परीक्षण। तो वैसे तो ये चारों के चारों बुद्धि परीक्षण ही है, पर अपने को क्या बताना है? अपने को क्रियान्वयन के आधार पर बताना है। किसके आधार पर? क्रियान्वयन के आधार पर बुद्धि परीक्षण बताना, जो क्रियान्वयन के तरीके के आधार पर है। तो ऑप्शन देखते हैं, केवल 1 व 2, ऑप्शन बी केवल 2 व 3, सॉरी ऑप्शन बी है केवल 3 व 4, ऑप्शन डी है 1 2 3 व 4 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 व 2। एक मतलब है, एक मतलब क्या हो गया? व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण एक तो, और एक आपके सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ये क्रियान्वयन के तरीके के आधार पर बुद्धि परीक्षण है। मतलब किसी एक व्यक्ति पर लागू कर सकते हैं या व्यक्तियों के समूह के ऊपर लागू कर सकते हैं। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण व्यक्तियों के समूह पर लागू कर सकते हैं, मतलब एक साथ एक से अधिक व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है और इसमें केवल एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण अपन कर सकते हैं। तो क्रियान्वयन का जो तरीका है, इस आधार पर ये बुद्धि परीक्षण है वो दोनों आ जाएंगे इसके अंदर, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 6वां प्रश्न है, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के संबंध में कौन सा सत्य है? मतलब है पोर्टियस ने भूल भुलैया परीक्षण दिया था, ठीक है, और इस परीक्षण के अनुसार कौन सा जो कथन है वो सत्य है, वो अपने को बताना है। ऑप्शन ए, इसमें पेंसिल का भूल भुलैया प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है ये कथन भी। ऑप्शन बी है 3 से 14 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है ना। जो पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण है वो 3 से 14 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग होता है, ठीक है। और अगला आपके उम्र बढ़ने के साथ परीक्षण और जटिल होता जाता है, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे वैसे ये 3 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है। अब मान लिया कि 3 वर्ष का बच्चा है, फिर मान लिया कि 6 वर्ष के बच्चे पर आप परीक्षण कर रहे हो, तो उसके लिए परीक्षण है वो थोड़ा जटिल बना दिया जाएगा, है ना। अर्थात जैसे जैसे उम्र बढ़ती है परीक्षण की जटिलता वो बढ़ा दी जाती है। इसका मतलब है कि तीनों ही कथन है वो सत्य है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सत्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं दे दूं, और सूचना वो ये है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट के क्विज मिलते हैं और साथ ही साथ एग्जाम से संबंधित अन्य प्रकार की सूचनाएं हैं और एजुकेशनल न्यूज है वो भी आपको समय समय पर मिलती रहती है। जैसे ही कोई सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भी सरकारी अपडेट आता है तो वो तुरंत आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। साथ ही साथ क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और चैनल पर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, साइकोलॉजी के अलावा किसी अदर सब्जेक्ट का कोई वीडियो अपलोड करूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की,
ठीक है, तो 7वां प्रश्न है आज का, वे परिवर्तन जिनके होने की एक निश्चित दिशा हो और जिनका इनके पूर्ववर्ती कारकों से निश्चित संबंध हो क्या कहलाते हैं। मतलब ऐसे परिवर्तन जिनके होने की एक निश्चित क्या हो, दिशा हो, और जिनका इनके पूर्ववर्ती जो पहले वाले जो कारक है इन कारकों से निश्चित क्या हो, एक संबंध हो, तो उनको अपन क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है वृद्धि, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी परिपक्वता, और ऑप्शन डी में है अनुकूलन। तो देखो भाइयों, इसको अपन बोलते हैं विकास, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब विकास की दिशा क्या होती है, एक निश्चित दिशा होती है, ध्यान रखना, विकास की दिशा निश्चित होती है लेकिन वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। साथ ही साथ विकास पूर्ववर्ती जो भी परिवर्तन हुए हैं, है ना, उससे रिलेटेड भी होता है ना, तो ये विकास के लक्षण है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है इसके अनुसार सीखना क्या है। ऑप्शन ए बिना किसी मध्यस्थ के नहीं हो सकता, ऑप्शन बी स्कूल में कक्षा कक्ष के भीतर ही संभव है, ऑप्शन सी सीखने की एक उचित गति हो ताकि विद्यार्थी रट सके, और ऑप्शन डी में है स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगह ये प्रक्रिया चलती है। तो देखो एनसीएफ 2005 के अनुसार बिना किसी मध्यस्थ के नहीं हो सकता है सीखना का मतलब अधिगम नहीं, बिना मध्यस्थ के भी सीखा जा सकता है ना। अंतर्दृष्टि क्या कहता है, अंतर्दृष्टि या गेस्टोल्डवाद क्या कहता है, उसमें तो किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती, ऑटोमेटिक से समस्या का समाधान सूझता है, तो बिना किसी मध्यस्थ के नहीं सीखा जा सकता है, तो ये कथन गलत है, एनसीएफ ये नहीं कहता है। अगला है, स्कूल में कक्षा कक्ष के भीतर ही संभव है, नहीं, सीखने की प्रक्रिया केवल स्कूल में ही संभव नहीं है, व्यक्ति हर जगह कहीं भी सीख सकता है। और ऑप्शन सी में सीखने की गति जो है वो उचित गति हो ताकि विद्यार्थी रट सके, रटने का तो कोई मतलब नहीं है, एनसीएफ 2005 में रटने की तो कहीं पर भी बात नहीं होती है। ऑप्शन डी में स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगह ये प्रक्रिया चलती है, तो व्यक्ति हर जगह सीखता है, स्कूल में सीखता है, खेल के मैदान में सीखता है, समाज में सीखता है, घर में सीखता है, हर जगह सीखता है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है, श्रवण में विकृति की माप की जाती है, मतलब श्रवण संबंधी जो दोष होते हैं, है ना, सुनना, श्रवण का मतलब क्या हो गया, सुनने की जो विकृति होती है उसका मापन किसमें करते हैं। ऑप्शन ए हर्ट्ज में, ऑप्शन बी डेसिबल में, ऑप्शन सी वाट में, और ऑप्शन डी पौंड में। तो आपको पता ही है वैसे ध्वनि का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो डेसिबल होता है। क्या होता है अपने, डेसिबल होता है। क्या होता है, डेसिबल होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके डेसिबल। अगले और आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है, अपराधी बालकों की शिक्षा व सुधार हेतु निरोधात्मक प्रवृत्ति नहीं है। निरोधात्मक का मतलब है कि रोकने वाली प्रवृत्ति इनमें से कौन सी नहीं है। निरोध करना मतलब रोकने वाली प्रवृत्ति कौन सी है, किसके लिए, अपराधी बालकों की शिक्षा व सुधार हेतु, है ना। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए उचित पारिवारिक अनुशासन, ऑप्शन बी विद्यालय एवं शिक्षकों का सहयोग, ऑप्शन सी पुनर्वास, और ऑप्शन डी में आवश्यकताओं व इच्छाओं की पूर्ति। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी पुनर्वास विधि। देखो अपराधी बालकों की शिक्षा व सुधार हेतु निरोधात्मक प्रवृत्ति कौन सी नहीं है, पुनर्वास विधि। उचित पारिवारिक अनुशासन यदि मिलेगा तो अपराधी बालकों की प्रवृत्ति रुकेगी, तो ये तो अपराध को रोकने वाली प्रवृत्ति होगी। विद्यालय व शिक्षकों का सहयोग, यदि कोई अपराधी बालक है और उसको विद्यालय और स्कूल के शिक्षकों का सहयोग मिलेगा तो उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। और आवश्यकताओं व इच्छाओं की पूर्ति, यदि किसी बालक की अपन समय समय पर आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं तो वो अपराधी बनने से रुक सकता है। तो ये तीनों जो विधियां वो तो बाल अपराध को रोकने वाली प्रवृत्तियां हैं, ठीक है। पुनर्वास विधि जो होती है ये एक प्रकार की क्या होती है, आपके उपचारात्मक विधि है। क्या एक प्रकार की उपचारात्मक विधि होती है, ये कोई निरोधात्मक प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। कल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर एक नई क्लास के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।